अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और इसमें आप लोगों ने अभी तक मेजर फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आप लोगों ने वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स को अभी तक कवर किया है। अब हम लोग जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट जो है वो फूड कंपोनेंट रह गया, उसको हम स्टडी करेंगे, जो कि है हमारे पास मिनरल सॉल्ट्स। चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन एडिशन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बॉडी आल्सो रिक्वायर्स सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू मेंटेन इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। अब आप लोगों ने इससे पहले जो कंपाउंड पढ़े थे वो सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, ठीक है, विटामिन के अलावा। इन्हें आपको नेचुरल सोर्सेज से मिल रहे थे, प्लांट्स और एनिमल्स से आप लोग हासिल कर रहे थे। अब जो मिनरल सॉल्ट्स हैं ये आप लोगों के पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी आपको ये एनिमल और प्लांट सोर्सेज से नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको ये मिनरल एलिमेंट्स वगैरह से जो है वो अर्थ से हासिल करने पड़ेंगे। तो हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी रिक्वायर होती हैं, बेशक थोड़ी अमाउंट में मिनरल्स रिक्वायर होते हैं, लेकिन ये आप लोगों की जो है वो बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई इबनॉर्मेलिटी रह जाती है। These inorganic compounds are obtained from the mineral elements present in our food and include calcium, iron, iodine, chlorine, magnesium and phosphorus. अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग किधर से हासिल करते हैं? मिनरल एलिमेंट से हासिल करते हैं, ठीक है। अर्थ क्रस्ट पे ये पाए जाएंगे और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। दे परफॉर्म अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी, कि बहुत से इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शंस हमारी बॉडी में प्ले करते हैं। सम ऑफ देयर फंक्शंस आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ आपकी बुक में जो है वो मेंशन है, उनको हम स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कैल्शियम। कैल्शियम प्लेज अ वाइटल रोल इन ब्लड क्लोटिंग। कैल्शियम का क्या काम है कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। आपको जब कभी भी कोई इंजरी होती है तो थोड़ी देर के बाद आपका जो जख्म है वो भरना शुरू कर देता है, वहाँ पे जो है वो आपका ब्लड क्लोट कर जाता है, जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ब्लड क्लोटिंग में जो चीज़ हेल्प कर रही होती है वो है कैल्शियम। उसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। अब आपकी बॉडी में पूरी बॉडी को जो है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, और ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, जो मैसेज लेके जा रहे हैं, वो जो मैसेज लेके जाने का सारा प्रोसेस है उसमें कैल्शियम हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इसके अलावा आपके मसल्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कैल्शियम। तो मसल्स में जो मूवमेंट होती है, मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है, तो उनकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में कैल्शियम हेल्प करता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, आपकी हड्डियाँ बनाने में हेल्प करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आयरन। Iron is a part of hemoglobin, which is a transport protein and helps in the transport of oxygen to all the body cells. अब आयरन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये पार्ट है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है जो ब्लड में पाई जाती है, और ये जो है वो ऑक्सीजन को जो है ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी में। जब लंग्स के ज़रिए से ऑक्सीजन अंदर जाती है, ब्लड में एंटर होती है, तो ब्लड में जो पार्ट उसको रिसीव करता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन को कैच करता है और आपके हर सेल तक पहुँचाता है। तो उस हीमोग्लोबिन का जो सेंटर में मेन एलिमेंट है वो क्या है? आयरन। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड टू एनीमिया। और अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, कमी हो जाती है, तो आपको एनीमिया हो जाता है, यानी ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। एनीमिया बोलते हैं ब्लड डेफिशिएंसी को। नंबर 3 पे देखिए आयोडीन। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन इन द थायराइड ग्लैंड। अब आपके जो थ्रोट वाला पार्ट है, नेक वाला पार्ट है, इसमें एक आगे वाले पार्ट में कुछ उभरा हुआ सा जो पार्ट है, इधर इस रीजन में एक ग्लैंड होता है जिसे थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। और थायराइड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन स्क्रीट करता है जिसे थायरोक्सिन बोला जाता है। और थायरोक्सिन जो है बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयोडीन। अब इसकी कमी से क्या होता है? अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ इट कॉजेज द गॉइटर एंड रिटार्ड्स मेंटल ग्रोथ। अब जब कभी भी आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो आप लोगों को जो है वो एक बीमारी होती है, इसे गॉइटर बोलते हैं, गुलहड़ उर्दू में बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि आपके नेक वाले पार्ट में जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वो स्वेल कर जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो फूल के बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है वो दूसरी क्या जो है वो हो सकता है आपकी बॉडी, आपके में जो मेंटल ग्रोथ है, मेंटली आप लोग जो है वो रिटार्ड हो सकते हैं। ये मेंटल ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ये कम होगी, नॉर्मल पर्सन जितनी ऑब्टेन नहीं होगी। उसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग नर्व इम्पल्सेस। इसके अलावा जैसे आपने पहले कैल्शियम में पढ़ा था कि जो नर्व इम्पल्सेस हैं, जो नर्व के जरिए से मैसेज जाता है ब्रेन से आपके किसी भी बॉडी पार्ट तक, उसमें कैल्शियम हेल्प करता है। कैल्शियम के साथ साथ और को मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं सोडियम और पोटेशियम। सोडियम एंड क्लोराइड कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। इसके अलावा जो सोडियम और पोटेशियम है, यानी सोडियम के क्लोराइड्स और पोटेशियम के क्लोराइड्स, वो क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत से डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो प्ले करते हैं। इसके बाद फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स आर एसेंशियल फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ टीथ। फ्लोराइड्स आपकी टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो मिनरल सॉल्ट हैं ये आपको डाइट में, आपके फूड के अंदर नहीं पाए जाते, आपको ये आर्टिफिशियल लेने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने आयोडीन का सुना होगा, आयोडीन मिला नमक आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, आप आर्टिफिशियली इसको लेते हैं, ठीक
ठीक है। सोडियम जो है और क्लोराइड तो सोडियम भी आप सोडियम क्लोराइड नमक की फॉर्म में हासिल करते हैं। फ्लोराइड्स को जो है वो आमतौर पे टूथपेस्ट वगैरह में डाला जाता है या ड्रिंकिंग वाटर में जो है घरों में जो पानी आ रहा होता है उसमें ऐड कर दिया जाता है ताकि आपकी जो टीथ है उसकी डेवलपमेंट सही तरह से हो सके। ठीक है, तो ये था आपका फूड का लास्ट कंपोनेंट मिनरल सॉल्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखिए, आपके पास टॉपिक है फूड एंड एनर्जी। अब आप लोगों ने फूड के बारे में पढ़ लिया। अब फूड आप लोग बेसिकली खाते क्यों हैं? अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और वो एनर्जी आप लोग को यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। तो फूड के बारे में आपको अब पता चल गया कि आपकी क्या मेजर फूड है। ठीक है, अब उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो किस तरह से, कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, उसका क्या आपकी बॉडी में फ़ायदा है, वो हम लोग रीड करते हैं। एनर्जी नीडेड टू मेंटेन और डेली एक्टिविटीज़ टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, आप लोग को पता है आप लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस पे ही इसको मेंटेन करना है बॉडी में। ठीक है, बाहर जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जैसा भी टेम्परेचर है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहेगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो हम एनर्जी ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा सर्दी वाले एरियाज़ में रह रहे हैं, टेम्परेचर जो है माइनस में जा रहा है, लेकिन अब क्या होगा कि आप लोग जो फूड खाएंगे उससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो कमी को पूरा करेगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा 37 डिग्री सेल्सियस पे। सो टू कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इसके अलावा आपके जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिज्म आपको पता है बोलते हैं सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस को, जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। एंड फॉर इन्हेंसिंग ग्रोथ, इसके अलावा आपकी ग्रोथ बढ़ाने में आप लोगों को जो है वो चिल्ड्रन को जैसे ज़्यादा जो है वो अच्छी उनका फूड का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ हो रही होती है, उन्हें बढ़ना होता है। तो जो बढ़ने का प्रोसेस है वो भी किस वजह से हो रहा होता है? आपकी फूड की वजह से। जो फूड से आपको एनर्जी मिलती है उससे आपकी ग्रोथ होती है। एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेरियस फूड्स कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब ये एनर्जी रिलीज़ कैसे होती है? आप लोगों ने जो फूड के कंपोनेंट्स पढ़े हैं, जो आप लोग फूड के तौर पे उसे यूज़ करते हैं, और उनको हम लोग बेसिकली यूज़ ही इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर होती है। तो वो फूड कंपोनेंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। द एनर्जी obtained फ्रॉम द फूड इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। अब हर चीज़ को मेजर करने का एक यूनिट होता है। जैसे आप लोग कहीं शुगर वगैरह लेने जाते हैं या कोई भी सॉलिड चीज़ लेते हैं तो आप उसे केजी में जो है वो कहते हैं कि हमें 1 kg शुगर चाहिए। इसी तरह से आप लोग कोई लिक्विड चीज़ ले रहे हैं, मिल्क लेते हैं तो आप लीटर्स में उसको बोलते हैं। इसी तरह से एक स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। तो एनर्जी को जब आप मेजर करते हैं, जो फूड से एनर्जी ऑब्टेन होती है, उस एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं कैलोरीज़ में। ठीक है, तो एनर्जी का यूनिट क्या है? कैलोरी। अब आप लोगों ने लॉन्ग के लिए तो ये सारा याद करना ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने MCQs के लिए खास तौर पे ज़हन में रखनी है। ठीक है, ये बहुत कॉमन MCQs है कि एनर्जी जो आपको ऑब्टेन होती है उसका यूनिट आपसे पूछा जाता है, तो वो क्या है? कैलोरी। या आपको कहा जाता है कि कैलोरी को डिफाइन करें। ठीक है, तो कैलोरी क्या है? कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स में कितनी एनर्जी पाई जाती है। यानी इन सारे फूड कंपोनेंट्स में आपने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो हम लोग देखते हैं। डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स प्रोवाइड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बॉडी। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स 4.1 किलो कैलोरीज। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो तो आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी मिलेगी? 4.1 किलो कैलोरीज। वेयर एज द सेम अमाउंट ऑफ फैट्स गिव अप्रोक्सीमेटली द डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और उतनी तादाद में अगर आप 1 ग्राम ही फैट्स ले रहे हैं, घी वाली ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, तो उसमें आपको तकरीबन डबल अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, 9.3 किलो कैलोरीज। फैट के एक मॉलिक्यूल से आपको 9.3 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए आमतौर पे जो है वो जो लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं उनको मना किया जाता है कि आप फैटी और ऑयली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है और आपका जिस्म बहुत तेज़ी के साथ ये बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की देख लें 1 ग्राम से आपको मिल रही है 4.1 किलो कैलोरी, और उतनी ही अमाउंट में अगर आप फैट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको एनर्जी मिलेगी 9.3 किलो कैलोरीज। डिफरेंट फूड सोर्सेज गिव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। अब आपके पास एक टेबल गिवन है, उसमें आपको बताया गया है कि कोई भी जो फूड है उसमें कितनी एनर्जी पाई जाती है। इसको आप रीड करें। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा है हमारे पास ड्राई फ्रूट्स में। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो ये जिस्म भी तेज़ी के साथ बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप देख लें उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे गिवन है राइस एंड व्हीट। इसमें भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपने पूरा टेबल जो है वो MCQs के लिए रेडी करना है। नेक्स्ट आप लोग देखें, अब है आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस। अब क्या होता है कि एनर्जी आपने देख लिया कि आपके फूड आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिफरेंट फूड्स आप लोग खाते हैं और डिफरेंट फूड में डिफरेंट एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी की नीड है, हर पर्सन को जो है वो एनर्जी चाहिए, लेकिन हर पर्सन टू पर्सन एनर्जी की नीड जो है वो वेरी करती रहती है। यानी कि कोई बच्चा है, बड़ा है, आदमी है, औरत है, हर एक की एनर्जी जो नीड है वो डिफरेंट होगी। अब जो टेबल है आपको इससे मजीद क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 कॉलम में आप देखें चिल्ड्रन एज इन द ईयर्स। 1 से 3 साल का जो बच्चा है उसको 1200 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक है, और अब उसमें भी है कि वो बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है, उसमें देख लें डिपेंड करता है। वुमेन हु डू नॉट वर्क। नेक्स्ट वाले में आप देखें
अच्छा, अब वो औरतें जो काम नहीं ज़्यादा करती, ठीक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उनको कितनी एनर्जी चाहिए? 22,090। ठीक है, इसी की तरह से कुछ औरतें वो हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं, वुमेन डूइंग हार्ड वर्क, उनको एनर्जी चाहिए होती है 3000 किलो कैलोरीज। तो हर पर्सन टू पर्सन जो है वो एनर्जी की नीड जो है वो वेरी करती रहती है। आपने ये नहीं करना कि अगर आप फॉर एग्जांपल इस एज ग्रुप में फॉल करें तो आपको इतनी एनर्जी चाहिए, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है, जैसे 4 to 6। अब आप लोग जो हैं वो फॉल करते हैं इसमें अडल्ट में ही आ जाते हैं, ठीक है, 9 क्लास में आप लोग, तो आप 10 to 12 वाले तो एज ग्रुप में फॉल नहीं कर रहे, आप लोग फॉल कर रहे हैं वुमेन हु डू नॉट वर्क। आप लोग को ज़्यादा जो है वो स्ट्रेनियस वर्क नहीं कर रहे, अगर आप सिर्फ स्कूल आते हैं, पढ़ते हैं, अकेडमीज वगैरह में जाते हैं तो आपका हार्ड वर्क में नहीं आता, तो आपकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो 2090 किलो कैलोरीज है। ठीक है, इसी तरह से जो घरों में औरतें काम कर रही हैं या कुछ जो है वो गाँव की औरतें जो खेती बाड़ी भी करती हैं, तो उनकी जो है एनर्जी की नीड है 3000 किलो कैलोरी। इसी तरह मैन हु डू नॉट वर्क, आदमी जो काम ज़्यादा नहीं करते, फारग रहते हैं सारा दिन, उनकी नीड देखिए 3400 किलो कैलोरीज। अब आप देखें वुमेन के मुकाबले में मैन की एनर्जी नीड ज़्यादा है, यानी एक औरत है जो काम नहीं कर रही और एक आदमी है जो काम नहीं कर रहा, लेकिन औरत की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू मैन। ठीक है, इसी तरह से वो आदमी जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो लेबर्स वगैरह हैं, उनकी एनर्जी की नीड आप देखिए 4500 किलो कैलोरीज। तो इस तरह से जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखिए, एनर्जी नीड्स ऑफ अ मैन डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। अब जो आपने देखा है कि आदमी की जो है वो एनर्जी ज़्यादा उसकी बॉडी को चाहिए, क्या वजह है कि औरतों के मुकाबले में आदमियों को एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर है? इसकी आप रीज़न देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज फैक्टर्स आर द रेट ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म। अब जो उनका मेटाबॉलिज्म है वही फास्ट है, यानी उनकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो फास्ट हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो मर्दों को जो है वो औरतों के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है। उसके अलावा बॉडी वेट भी ज़्यादा है। अगर दो जो है वो सगे बहन भाई हैं, ट्विन्स हैं, एक ही एज के हैं, तो उसमें जो है वो लड़का जो है वो ज़्यादा हाइटेड भी होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टर, और जो उसका वेट है वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बॉडी वेट नेचुरली उनका ज़्यादा है, तो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट एनर्जी की नीड भी ज़्यादा है। इसके अलावा सेक्स, एज और क्लाइमेटिक कंडीशन, ये चीज़ें भी डिटरमाइन करती हैं कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल गर्म इलाकों में रहने वाले, ठंडे इलाकों में रहने वाले, दोनों की नीड इक्वल नहीं होगी। ठीक है, एक ही एज का आदमी है, एक जैसी एक्टिविटी कर रहा है, एक ठंडे इलाके में रहता है, गर्म इलाके में रहता है, दोनों की एनर्जी नीड डिफरेंट हो जाएगी। एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, और उसकी जो है फिजियोलॉजी बोलते हैं कि उसके अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, फंक्शनिंग को बोलते हैं कि डिफरेंट जो फंक्शंस उसकी बॉडी में हो रहे हैं वो किस तरह से हैं। अब कोई दफ़ा होता है कि किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, खाना खाया बट जल्दी हजम हो गया, कुछ का जो है वो जल्दी भूख नहीं लगती, तो इसका मतलब है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है उसका रेट भी डिफरेंट है। तो रेट के अकॉर्डिंग भी आपकी बॉडी की जो नीड है, एनर्जी लेवल जो रिक्वायर है वो भी वेरी करता रहता है। चिल्ड्रन नीड मोर एनर्जी देन द अडल्ट्स और द ओल्ड पीपल। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। ओल्ड पीपल नीड एनर्जी ओनली फॉर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब जो बूढ़े लोग हैं उन्हें एनर्जी क्यों चाहिए? सिर्फ अपने आप को रिपेयर करने के लिए। उनकी बॉडी में जो तोड़ फोड़ हो रही है, सेल्स जो हैं वो अब क्योंकि 40 ईयर्स के बाद आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं वो बनना जो है वो स्टॉप हो जाती हैं, उसमें तोड़ फोड़ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब उन्होंने उसको रिपेयर करना है, ठीक है, और अपनी आप को मेंटेन करना है, इसके लिए एनर्जी चाहिए जस्ट। जबकि बच्चों को देखिए, वेयर एज चिल्ड्रन नीड एनर्जी नॉट ओनली फॉर द रिपेयर। अब बच्चों में भी ज़्यादा रिपेयर वाला प्रोसेस तो हो रहा है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, एंड मेंटेनेंस बट फॉर द रैपिड ग्रोथ एंड टू कोप द चैलेंजेस ऑफ प्यूबर्टी। इसके अलावा बच्चे क्योंकि उनमें ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ के लिए जो है वो उनको एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है, तो अब उन्होंने यानी जो बूढ़ों के मुकाबले में बच्चे जो है वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो उनको चाहिए होगी, क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो एडिशनल है। बड़ों में जो है अडल्ट जो है हमारे जैसे जिनके अंदर ग्रोथ का प्रोसेस स्टॉप हो चुका हुआ है, अब उनको सिर्फ मेंटेनेंस के लिए चाहिए और रिपेयर के लिए एनर्जी चाहिए, जबकि बच्चों को ग्रोथ के लिए भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, और प्यूबर्टी बोलते हैं, मतलब जब यंग एज में वो आ रहे होते हैं तो उनकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उन चेंजेस को कोप करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। दे हैव हायर मेटाबॉलिक एंड ग्रोथ रेट्स देन द ओल्ड पीपल। अब बूढ़ों के मुकाबले में उनका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट है, ठीक है, और इसके अलावा ग्रोथ भी उनके अंदर हो रही है। दे नीड मोर एनर्जी पर किलो ग्राम ऑफ द देयर बॉडी वेट। अब उनको अपनी बॉडी के हिसाब से, यानी एज में वो छोटे हैं, कद में छोटे हैं, लेकिन उनको उस हिसाब से ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल। मैन नीड मोर एनर्जी देन द वुमेन। अब आदमियों को औरतों के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। सिमिलरली अ मैन हु आर एक्टिवली इंगेज इन द फिजिकल हार्ड वर्क नीड मोर एनर्जी देन दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व इन फिजिकल लेबर। अब देखो, मर्दों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए औरतों के मुकाबले में, और मर्दों में भी दो कैटेगरीज हैं, एक वो जो ज़्यादा काम कर रहे हैं और एक जो काम ज़्यादा नहीं कर रहे, जो फारग रहते हैं सारा दिन। उनमें भी जो है वो डिफरेंस है। जो ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं उनकी एनर्जी जो है वो उनको ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर है, जो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम है।
प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन नीड मोर एनर्जी दैन देयर नॉर्मल काउंटर पार्ट्स। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनके अंदर बेबी की डेवलपमेंट भी साथ साथ हो रही है, तो उन्होंने अपनी फूड के साथ साथ बेबी का फूड भी कंप्लीट करना है, खुद ही खाना है। और माँ के ही ज़रिए आपको पता है कि बेबी का भी फूड ट्रांसफ़र होता है। तो वो औरतें और लैक्टेटिंग जो दूध पिलाने वाली औरतें हैं उनको जो है वो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वुमेन। देन द नॉर्मल काउंटर पार्ट दे रिक्वायर एनर्जी नॉट ओनली फॉर देम सेल्स बट फॉर द डेवलपिंग बेबीज़, कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए एनर्जी उनको नहीं चाहिए, अपने लिए जितनी भी उनको एनर्जी चाहिए वो तो वो ले रही हैं, साथ साथ उन्होंने जो बेबी को अपने अंदर होल्ड किया हुआ है या अगर बर्थ के बाद उसको वो फीड करवा रही हैं तो उसके लिए भी उनको एनर्जी चाहिए। पीपल लिविंग इन हॉट क्लाइमेट नीड लेस एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब जो लोग जो है गर्म इलाकों में रहते हैं उनकी बॉडी में एनर्जी उनको कम रिक्वायर होती है, ठीक है, देन दोज लिविंग इन द कोल्डर रीजन्स और द वर्ल्ड। अब क्या होता है कि कोल्डर रीजन में जो लोग रह रहे हैं क्योंकि उधर हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और उधर टेम्परेचर जा रहा था नेगेटिव में, तो उन्होंने ये जो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए नहीं चाहिए बल्कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री पर लेकर आने के लिए भी एनर्जी चाहिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 37, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस कांस्टेंट टेम्परेचर इन द कोल्ड क्लाइमेट और इन द कोल्डन मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, कोल्ड एरियाज़ में रहने वाले या हमारे में भी जब मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ आती तो हम ज़्यादा चाय कॉफ़ी वगैरह का इंक्रीज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर टेम्परेचर होता है 10, 15, 20, हमारी बॉडी को चाहिए 37, तो हमने किसी भी तरह जो है वो गर्म खुराक खा के उसको लेवल पे लेकर आना होता है। ठीक है, तो ये था आपके पास फूड और एनर्जी का टॉपिक। इसमें आपने देखा कि आपके पास फूड के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और कितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये एनर्जी जो है वो पर्सन टू पर्सन कैसे वेरी कर रही है, बच्चों की नीड क्या है, औरतों की, मर्दों की, ठीक है, और मर्दों में भी और औरतों में भी आगे से फर्दर जो है वो आपके पास ग्रुपिंग है कि किसको कितनी एनर्जी रिक्वायर है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने ये सारा अच्छी तरह से लर्न करना है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखने के लिए आप लोग जस्ट मिनरल साल्ट वाला जो आपने टॉपिक पढ़ा है इसको लिख लें। ठीक है, इसमें जो आपने कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सोडियम और फ्लोराइड्स के फंक्शंस पढ़े हैं इनको लिख के एक चार्ट बना लें, टेबल बना लें, टेबल की फॉर्म में आपको याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, और MCQs में ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से लर्न करना। अल्लाह हाफिज़।